हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम की रिवीजन कर रहे हैं 2024 की। इस एग्ज़ाम में ये जो हमने क्वेश्चन उठाए हैं, मैंने ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से क्वेश्चन उठाए हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आरपीएससी एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन है, जॉर्ज सिमिल का एकल, द्विक और त्रिक के रूप में जो उन्होंने समूहों का वर्गीकरण किया है, समूहों का जो ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया है, वो किस आधार पर किया है, किस पर आधारित है? तो वो शारीरिक समीकरण के आधार पर आधारित है, या फिर सदस्यता की प्रकृति पर, सामाजिक संबंधों के आधार पर किया है, या समूह का आकार के आधार पर? तो ये आंसर इसका समूह के आकार के आधार पर, ग्रुप साइज के आधार पे उन्होंने ग्रुप को जो बांटा है, ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन किया है वो सिंगल में, डबल में और ट्रिपल में किया है। उन्होंने इसको एकल, द्विक और त्रिक के रूप में बांटा है। तो ये जो उन्होंने इसके बारे में बताया है, उनकी पुस्तक है conflict and the web of group affiliations। इस पुस्तक में उन्होंने जो समूहों का वर्गीकरण किया है उसका वर्णन किया है, उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में परिस्थिति तथा भूमिका की अवधारणाओं का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? समाजशास्त्र में ये जो कंसेप्ट है स्टेटस एंड रोल, तो वो कंसेप्ट किसने दिया है? मर्टन ने, लिंटन ने, बेबर, बर्जर ने। ये कंसेप्ट दिया है लिंटन ने। इस अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले समाजशास्त्र में जो प्रयोग किया वो लिंटन ने किया है। परिस्थिति और भूमिका को उन्होंने सर्वप्रथम इसका उल्लेख 1936 में किया है। स्टेटस एंड रोल का जो स्टेटस और रोल का प्रयोग है वो सोशियोलॉजी में उन्होंने 1936 में उनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई उसमें उन्होंने किया है। द स्टडी ऑफ मैन, इनकी ये पुस्तक है। इसमें इन्होंने इस अवधारणा का प्रयोग किया है, परिस्थिति तथा भूमिका की अवधारणा का प्रयोग किया है। ये अमेरिकी मानवशास्त्री हैं, जो राल्फ लिंटन है वो अमेरिकी मानवशास्त्री हैं। इनकी पुस्तक जो द स्टडी ऑफ मैन वो 1936 में प्रकाशित हुई, उसमें इस अवधारणा का प्रयोग किया है। जनरीति एवं लोकाचार, इथोस एंड ईडोस की जो अवधारणा है, इथोस और ईडोस की जो अवधारणा है वो कंसेप्ट किसने दिया है, किसके द्वारा दिया गया है? मैलिनोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन, क्लूकहॉर्न, क्रोबर, लिंटन। ये कंसेप्ट जो दिया गया है वो क्रोबर के द्वारा दिया गया है। आंसर इसका डी है। क्रोबर ने इस कंसेप्ट को दिया है, इस अवधारणा को दिया, इथोस और ईडोस की अवधारणा को। इथोस का मतलब है कि जो संस्कृति का आंतरिक भाग होता है, इथोस होती है आंतरिक, संस्कृति का जो आंतरिक है। ईडोस है बाहरी, बाह्य। ईडोस बाहरी होता है, इथोस है आंतरिक। जो इथोस और ईडोस की जो अवधारणा है वो क्रोबर ने दी है। इथोस का तात्पर्य है कि संस्कृति का आंतरिक रूप, जो संस्कृति का आंतरिक रूप है वो इथोस है। ईडोस का तात्पर्य है कि संस्कृति का बाहरी रूप। संस्कृति के बारे में जो जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है, जो संस्कृति का बाहरी रूप है वो ईडोस है और जो संस्कृति का आंतरिक रूप है वो इथोस है, और ये अवधारणा क्रोबर ने दी है।
समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? सामाजिक घटनाओं का विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोशल इवेंट्स, व्यक्तित्व पर सामाजिक विशेषताओं का प्रभाव, मानसिक प्रक्रियाएं, व्यक्तियों के संबंधों के प्रतिमान, पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का मुख्य बिंदु क्या है, जो केंद्र में रहता है, समाजशास्त्र जिसका अध्ययन करता है उसका केंद्र बिंदु क्या है, जिसका समाजशास्त्र अध्ययन करता है वो केंद्र बिंदु है व्यक्तियों के संबंधों के प्रतिमान। समाजशास्त्र व्यक्ति के संबंधों के बारे में जानकारी जुटाता है, उस संबंधों का क्या क्या पैटर्न है उसके बारे में रिसर्च करता है। तो इसका जो केंद्र बिंदु है वो पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल। तो ये जो समाजशास्त्र है वो किसका अध्ययन करता है? केंद्र बिंदु संबंधों के प्रतिमानों का। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? जो मूल्यों के समाजशास्त्री हैं उसके जनक कौन हैं? राधा कमल मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी, राम कृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी। आंसर इसका है राधा कमल मुखर्जी। जो राधा कमल मुखर्जी हैं ये समाजशास्त्र में मूल्यों के समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। इनको मूल्यों का समाजशास्त्री जनक के रूप में जाना जाता है। इनको मूल्यों का जनक कहा जाता है कि ये समाजशास्त्र में मूल्यों का विकास किन्होंने किया? राधा कमल मुखर्जी ने। इनकी पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। और दूसरी और इसके साथ है, ये अलग है पुस्तक, और दूसरी पुस्तक है द डायमेंशंस, द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज। जो राधा कमल मुखर्जी है इन्होंने मूल्यों के 3 आयाम दिए हैं। वो 3 आयाम क्या हैं? एक जैविक है, दूसरा सामाजिक, तीसरा है आध्यात्मिक। तो मूल्यों के समाजशास्त्री जनक के रूप में किसको जाना जाता है? राधा कमल मुखर्जी को। नेक्स्ट है, निम्न में कौन संस्कृति का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कल्चर? जो संस्कृति का तत्व नहीं है, कौन सा संस्कृति का एलिमेंट नहीं है? प्रतीक, सिंबल, भाषा, लैंग्वेज, प्रतिमान, मॉडल, स्ट्राटिफिकेशन। तो आंसर इसका डी है, स्तरीकरण, जो कि स्ट्राटिफिकेशन है। स्तरीकरण जो है वो संस्कृति का तत्व नहीं है। संस्कृति के 2 तत्व होते हैं। संस्कृति के तत्व कौन से होते हैं? एक भौतिक और दूसरा है अभौतिक। जो अभौतिक तत्व है वो क्या है? प्रतीक, भाषा, प्रतिमान, प्रथा, परंपरा, ये सब क्या है? संस्कृति के अभौतिक तत्व हैं। संस्कृति के 2 तत्व होते हैं जो कि भौतिक, 2 तरह की संस्कृति, 2 तरह भौतिक संस्कृति होती है, अभौतिक संस्कृति होती है। जो भौतिक संस्कृति होती है जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो मैन मेड होती है, वो भौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति है जिसको हम सिर्फ फील करते हैं, छू नहीं सकते। जैसे प्रतीक हो गया, सिंबल, लैंग्वेज, मॉडल, प्रथाएं, परंपराएं, ये सब क्या है? प्रथाएं, ये सब क्या है?
अभौतिक संस्कृति के तत्व हैं। तो संस्कृति का जो तत्व नहीं है वो है स्तरीकरण। स्तरीकरण क्या होता है कि ये समाज को उच्च और निम्न वर्ग में बांटता है। तो वेबर ने जैसे क्लास, स्टेटस और पावर के आधार पे समाज का जो वर्गीकरण किया है वो स्तरीकरण बताया है। तो क्लास में स्तरीकरण होता है उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। स्टेटस में व्यक्ति को ऊंचा पद मिलता है तो उसका ऊंची प्रतिष्ठा होती है। निम्न पद होता है तो निम्न प्रतिष्ठा। तो उच्च और पद के आधार पे बांटा है। पावर के, जिस व्यक्ति के पास जितनी पावर है वो उस आधार पे बांटा था, उसमें स्तरीकरण पाया जाता है। तो जो स्तरीकरण है वो समाज की जो स्थिति है, समाज में जो वर्ग है उसकी उच्च स्थिति और निम्न स्थिति को दर्शाता है। तो स्तरीकरण क्या है? संस्कृति का तत्व नहीं है। और संस्कृति के तत्व हैं प्रतीक, भाषा, प्रतिमान, और ये अभौतिक तत्व हैं संस्कृति के। निम्नांकित में से किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी पदों का प्रयोग किया है? किसने? लायन एंड फोक्स अपनी थ्योरी में लायन एंड फोक्स का प्रयोग किया। शेर और लोमड़ी का जो टर्म है, इस टर्म का प्रयोग किया है। किसने किया है? सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है, सोशल चेंज की जो थ्योरी है, उसमें इसका यूज़ किया है। किसने किया है? विल्फ्रेड प्रेटो, टी बेवलेन, पी ए सोरोकिन, डी है कार्ल मार्क्स। ये प्रयोग किया है विल्फ्रेड प्रेटो ने। प्रेटो ने इसका प्रयोग किया है। जो राजनीति शास्त्र से संबंधित है मैकियावेली। प्लेटो उनसे बहुत प्रभावित थे, उनको अपना आदर्श मानते थे मैकियावेली को। तो मैकियावेली ने ये टर्म का प्रयोग किया है कि शेर और लोमड़ी का उन्होंने अपने उन्हीं से प्रभावित होके, तो जो प्लेटो ने इसका लायन एंड फोक्स का यूज़ किया है वो मैकियावेली से प्रभावित होके इस टर्म का प्रयोग किया है। उन्होंने लायन एंड फोक्स जो कहा है वो कहा कि जो सत्ता में विद्यमान होते हैं, जो सत्ता को चलाते हैं, जो लोग सत्ता में होते हैं वो चलाक लोमड़ियों की तरह होते हैं। तो उसको उन्होंने शेर कहा है, लायन कहा है कि जो चलाक लोमड़ी होती है वो शेर कहा उनको, और वो कुछ ही लोग होते हैं। और जो निम्न रह जाते हैं उनको उन्होंने, वो ऐसी लोमड़ी होती हैं, वो निम्न लोमड़ी होती हैं कि वो निम्न वर्ग में आती हैं। वो जो ये निम्न लोमड़ी हैं और ये उच्च हैं। उच्च वाले को शेर कहा है और जो निम्न है वो भी लोमड़ी हैं। जो निम्न लोमड़ी है वो सत्ता को पाने की फिराक में रहती हैं। जो निम्न लोमड़ी है वो सत्ता को पाने की फिराक में रहती हैं। जब वो उनका सिक्का चलता है तो वो इस सत्ता पे काबिज हो जाती हैं, तो वो उच्च लोमड़ी हो जाती हैं, उच्च वर्ग की लोमड़ी हो जाती हैं। फिर इनमें से ये जो सर्कुलेशन है, ये परिवर्तन है, ये चलता रहता है। अब इन्होंने सत्ता पे काबिज हो गए, सत्ता पे अब इसको चला रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं। तो एक समय ऐसा आता है, ये जो उच्च वर्ग है इससे ये सत्ता छीन के फिर से क्या होता है, जो निम्न वर्ग की लोमड़ी है वो उच्च वर्ग में आ जाती है, उच्च वर्ग की लोमड़ी हो जाती है। तो ये जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। इस टर्म का प्रयोग किया है विल्फ्रेड प्लेटो ने। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? सामाजिक परिवर्तन का, सोशल थ्योरीज का जो सिद्धांत है, रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं या दोनों? आंसर इसका डी है कि जो रेखीय सिद्धांत है, चक्रीय सिद्धांत है, तो ये क्या है? सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं। तो जो रेखीय सिद्धांत है, रेखीय सिद्धांत के जो समर्थक हैं, रेखीय सिद्धांत होता है जो एक सीध में परिवर्तन होता जाता है। जैसे जो आदि मानव था उसका विकास हुआ, वो थोड़ा सा सभ्य हुआ, फिर उससे ज़्यादा सभ्य हुआ, फिर वो मिडल मैन में आया, फिर अभी मॉडर्न मैन में आया। तो ये जो रेखीय सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन में, ये कहते हैं कि एक सीध में चलता रहता है, ऐसे परिवर्तन होता रहता है। और जो चक्रीय सिद्धांत है, चक्रीय सिद्धांत में परिवर्तन कैसा होता है? आज जैसे पुराने ज़माने में खुली पैंट का फैशन होता था, तो अब वो फिर धीरे धीरे बदला, नैरो पैंट में आया, फिर और टाइट पैंट में आया,
फिर शॉर्ट पैंट में आया, अब धीरे धीरे फिर से वही जो खुली पैंट का फैशन था वो फिर से आया। तो ये जो परिवर्तन है वो चक्कर की तरह चलता रहता है। तो जो चक्रीय सिद्धांत है वो जो परिवर्तन है वो फिर से घूम फिर के वही परिवर्तन आता है। तो जो पेरेटो ने ये कहा कि जो उच्च लोमड़ी है, निम्न लोमड़ी है, वो क्या जब सत्ता पाने की फिराक में रहती है, जब वो सत्ता पा लेती है तो वो उच्च वर्ग की लोमड़ी हो जाती है। तो ऐसे ही ये चक्कर चलता रहता है और परिवर्तन होता रहता है। जो रेखीय परिवर्तन के समर्थक हैं, इस सिद्धांत से संबंधित हैं, वो इससे संबंधित हैं, रेखीय संबंध से संबंधित हैं मार्क्स, कॉम्टे, वेबर, स्पेंसर, हाबहाउस, ये सारे किससे संबंधित हैं? रेखीय सिद्धांत से। चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं पेरेटो, टाइनबी, स्पेंगलर, टाइनबी, हाबहाउस, ये सब क्या हैं? चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं। रेखीय सिद्धांत से संबंधित हैं मार्क्स, कॉम्टे, वेबर, स्पेंसर, हाबहाउस, और चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं स्पेंगलर, पेरेटो, टाइनबी, सोरोकिन। सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने किरायाजीवी और सट्टेबाजी पदों का प्रयोग किया है? सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषकों में किरायाजीवी और सट्टेबाज पदों का जो प्रयोग किया है, जो टर्म का यूज़ किया है, रेंटियर और स्पेकुलेटर का यूज़ किया है टी वेवलेन, कार्ल मार्क्स, बी पेरेटो, ए जे टाइनबी। आंसर है इसका बी पेरेटो। बी पेरेटो जो वेल्फ्रेड पेरेटो हैं, ये इटली के निवासी थे, मूल रूप से इटली के निवासी थे। ये इंजीनियर थे, मूल रूप से ये एक इंजीनियर थे और फिर बाद में ये अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री भी बने। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए जो किरायाजीवी और सट्टेबाजी टर्म का प्रयोग किया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो सट्टेबाज लोग होते हैं, इनकी जो आय होती है वो अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। इसमें कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है। इसमें जो लोग होते हैं जो इस आय को कमाते हैं, वो अपने बुद्धि के द्वारा ही धन कमाते हैं, जो सट्टेबाजी से संबंधित हैं। तो जो किरायाजीवी हैं, इस वर्ग के जो लोग हैं, वो उनकी आय क्या होती है? निश्चित होती है, इनकी आय निश्चित होती है। आंसर इसका विल्फ्रेड पेरेटो है। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? जो कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस जो टाइप है सोशल कंट्रोल का, इसका सोशल कंट्रोल का कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो टाइप है सोशल कंट्रोल का, वो किसके द्वारा बताया गया है? चार्ल्स कूले के द्वारा। चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण में चेतन और अचेतन प्रकार का उल्लेख किया है। अपने सामाजिक नियंत्रण में कॉन्शियस होता है सक्रिय होना, जिसमें व्यक्ति सक्रिय अवस्था में होता है जब हम सोच विचार करते हैं। इसमें सोच विचार करते हैं, सोच समझकर कोई कार्य करते हैं, सोच विचार करते हैं, सक्रिय होते हैं, सक्रिय होते हैं, सोच विचार कर कर कोई निर्णय लेते हैं, बहुत सोचते हैं, विचारते हैं, तब काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई जब हम पहली बार कुछ गाड़ी चलाना सीखते हैं या फिर जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, तो हम कॉन्शियस होते हैं, उसमें हमें लगता है कि कहीं हम गिर ना जाएं, साइकिल से कहीं हम चलाते चलाते गिर ना जाएं, तो हम पूरे सक्रिय होते हैं, उस पर पूरा ध्यान देते हैं। तो सोच विचार के हम उस पर जो सीख रहे हैं उसको अच्छे से सीखते हैं, कॉन्शियस होकर सीखते हैं। अनकॉन्शियस होता है ऐसी अवस्था जब हम किसी बात को जान लेते हैं, उसको उस पर विश्वास कर लेते हैं, उसको वैसा अच्छी है या बुरी, उसको हम वैसे मान लेते हैं। तो जैसा हमने जो हमारे बच्चे जैसे अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं, तो वो उनकी बातों को
हमारा मन ऐसा होता है कि हम उसको हकीकत में ही डाल लेते हैं, जो बात हमने माता पिता से सीखी है, जहाँ उनसे संबंधित कोई हमारी बात है। जैसे बच्चा कभी कभी छलांग लगाता है तो उसकी पेरेंट्स क्या है, उसको पकड़ लेते हैं। जब भी उसको देखते हैं, वो उनको सामने देख के छलांग लगाता है, उसको पकड़ लेते हैं। तो फिर वो कहीं भी खड़ा हो जाता है, अगर वो छलांग लगाने की कोशिश करता है तो उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स, जब छोटा बच्चा है तो मेरे पेरेंट्स सामने से मुझे पकड़ लेंगे, उनके सामने जब भी वो छलांग लगाता है। तो उसको विश्वास होता है, वो जो अनकॉन्शियस में बैठा है कि जब भी मैं छलांग लगाऊंगा तो वो मुझे पकड़ लेंगे, तो वो ऐसा विश्वास है उनके प्रति। तो ये जो ज़्यादा विश्वास है उसको क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस, जो हमारे अनकॉन्शियस में होता है, जो हम सीख चुके होते हैं, हमारी हकीकत में वो बस चुका होता है। बस ये थे आज के क्वेश्चन, हमने इनको सॉल्व किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।